गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रेनबो साइंस एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जैसे बच्चे अपने स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में जो अपना टॉपिक चल रहा था वो था कंसंट्रेशन टर्म। तो अपनी एक लास्ट टर्म बची है उसको अपने डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद अपने नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो बच्चे तो अपनी जो लास्ट टर्म है वो है मोल फ्रैक्शन, यानी कि मोल भिन्न। मोल भिन्न क्या होती है, मोल फ्रैक्शन क्या होते हैं, उसको पहले अपनी फॉर्मूला अपने डेफिनेशन बताऊंगा, उसके बाद मैं इसको फॉर्मूला से डिनोट करूंगा। यदि बच्चा मैं इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूं तो इसको मैं ये बोल सकता हूं, इट इज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट टू द मोल्स ऑफ टोटल। मोल्स ऑफ टोटल बोल सकते हैं टोटल सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन के अंदर कितने मोल्स है उससे बताते हैं। पहले जब मैं डेफिनेशन लिखते हैं उसके बाद जब मैं फॉर्मूला डिस्कस करूंगा। कि डेफिनेशन लिख सकता हूं तो ये कह सकता हूं कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट, moles of one component to the, it is the ratio, यानी it is the ratio of mole of one component to the moles of टोटल कंपोनेंट बोल दो या फिर मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। टोटल कंपोनेंट जिसके अंदर क्या क्या आएगा, सोल्यूट भी आएगा एंड क्या आएगा, सॉल्वेंट भी आएगा, और उसके क्या लेने अपने को, मोल्स लेने हैं, मोल्स। यानी इट इज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द मोल्स ऑफ टोटल कंपोनेंट, यानी टोटल कंपोनेंट के अंदर कितने कितने मोल्स हैं उसका जो रेशियो कहलाता है वो कहलाता है बच्चे मोल फ्रैक्शन। यानी जो वन कंपोनेंट या सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं या सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में ले सकते हैं, तो उनका जो रेशियो क्या कहलाता है बच्चे, उनका रेशियो कहलाता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन फिर से देख लो, इट इज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द मोल्स ऑफ टोटल कंपोनेंट, यानी टोटल कंपोनेंट यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के कितने मोल्स प्रेजेंट है उनका रेशियो क्या कहलाता है बच्चे, मोल फ्रैक्शन कहलाता है। जो मोल फ्रैक्शन होती है वो टेंपरेचर इंडिपेंडेंट टर्म होती है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। बच्चा इसको डिनोट करते हैं, मोल फ्रैक्शन इज डिनोटेड बाय x, मोल फ्रैक्शन इज डिनोटेड बाय x। यानी जो सॉल्यूशन चैप्टर है उसके अंदर जो मोल फ्रैक्शन किसके अंदर बताएंगे, मोल फ्रैक्शन को डिनोटेड बाय x, इसको x से डिनोट किया जाता है। तो बच्चा इसका तो फार्मूला डिस्कस कर लेता हूं मैं। जो फार्मूला डिस्कस करना चाहूं, मुझे लिखने हैं मोल फ्रैक्शन किसके लिखने हैं, सॉल्यूट के लिखने हैं। माना कि मैं मोल फ्रैक्शन लिखने हैं सॉल्यूट के, तो मैं लिखना चाहूं सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं। तो पहले मैं बताता हूं सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में कैसे लिखते हैं। तो बच्चा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, माना कि x है, जो मेरा x है वो क्या है, मोल फ्रैक्शन है, और ये मैंने क्या ले लिया, कोई सॉल्यूट मान लिया। तो बच्चा इसको कैसे लिखेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। इसको क्या बताएंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। जहां n ए क्या है, जहां n ए है बच्चे मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट है, और Nb क्या है बच्चा, Nb है मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट के कितने मोल्स प्रेजेंट है। तो इस चीज को बच्चा बोलते हैं अपने मोल फ्रैक्शन। यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट किससे बताएंगे, Na डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb। ऐसे ये देख लो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कैसे बताएंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। यानी आपसे कोई पूछे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, तो आप क्या बताओगे, माना कि जो मोल फ्रैक्शन ऑफ XB से डिनोट कर दिया, ये जो XB क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। इसको कैसे दिखाएंगे, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, यानी इसके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों आएंगे। तो ये बच्चा थी अपनी मोल फ्रैक्शन टर्म। मोल फ्रैक्शन टर्म की डेफिनेशन फिर से देख लो, इट इज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट। ये मेरा जो वन कंपोनेंट था ये सॉल्यूट था, ये मेरा क्या था, सॉल्वेंट था। ये जो वन कंपोनेंट कोई भी हो सकता है, उसके रिस्पेक्ट में किसके मोल्स लेने हैं, अपने टोटल कंपोनेंट के मोल लेने हैं। ये टोटल कंपोनेंट के मोल कितने हैं, Na प्लस Nb। तो ये क्या हो गया बच्चा, मेरा मोल फ्रैक्शन हो गया। मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में कितना होगा, Na डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb, जहां Na क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, और Nb क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। यानी ये बच्चा मेरा डेफिनेशन और इसका फॉर्मूला। अब मैं थोड़ी सी आगे इसमें यदि बात करना चाहूं, यदि मैं आगे इसमें बात करना चाहूं तो बच्चे
मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मेरा कितना आया Na डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मेरा कितना आया Nb Na प्लस Nb। ये चीज आपने देखी। अब देखो बच्चे आगे मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं। यदि मैं दोनों को ऐड कर देता हूं, यदि माना मैंने xa प्लस xb कर दिया, मैंने क्या कर दिया xa प्लस xb कर दिया, यानी जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट थे और जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, इसको मैंने क्या कर दिया ऐड कर दिया। तो इसको देखते हैं बच्चे कितना आता है। जो xa की वैल्यू है, xa की वैल्यू बच्चा कितना है Na डिवाइड बाय Na प्लस Nb, तो मैंने यहां क्या रख दी वैल्यू रख दी Na प्लस Nb। इसी प्रकार से बच्चा मैंने क्या किया प्लस का साइन लगाया, और xb क्या है मेरा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, जो मेरे जो सॉल्वेंट के मोल थे उसको मैंने क्या कर दिया यहां जो वैल्यू पुट अप कर दी। अब बच्चा जब इसको सोल्व करेंगे, तो बच्चा मेरा क्या आएगा, जो मेरा आएगा Na प्लस Nb क्या आ गया मेरा एलसीएम आ गया, Na प्लस Nb मेरा क्या आ गया एलसीएम आ गया। तो इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चा, एलसीएम से जब हम सोल्व करते हैं, जब Na प्लस Nb अपना जो एलसीएम आ गया और ऊपर Na प्लस Nb है, तो ये टोटल क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये कह सकता हूं xa प्लस xb बराबर कितना आ जाएगा 1, xa प्लस xb कितना आ जाएगा 1। ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चे कि जो मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, तो मोल फ्रैक्शन थे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, इसको मैंने ऐड किया। ऐड करने में मैंने देखा Na डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb और Nb डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb, जिसमें मैंने क्या किया Na प्लस Nb एलसीएम ले लिया और Nb प्लस Na हो जाएगा। यानी जो मेरा जो टोटल जो वैल्यू आएगी, जो मेरी वैल्यू आएगी, वो वैल्यू मेरी कितनी आएगी बच्चा 1 के बराबर आएगी। तो मैं ये कह सकता हूं इसको जो xa प्लस xb कितना आएगा, यानी जो किसी भी सॉल्यूशन का जो मोल फ्रैक्शन होता है, किसी भी सॉल्यूशन का जो मोल फ्रैक्शन होता है वो किसके बराबर होता है 1 के इक्वल होता है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि कोई भी जो सॉल्यूशन है उसके जो मोल फ्रैक्शन होते हैं वो किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। यानी जो मोल फ्रैक्शन होगा किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा। अब यदि यहां से मैं x से लिखना चाहूं, तो मैं क्या लिखूंगा 1 माइनस x भी लिख सकता हूं, x से लिखना चाहूं तो 1 माइनस x भी लिख सकता हूं, और यदि यहां पे मैं x भी लिखना चाहूं, तो मैं क्या लिख सकता हूं 1 माइनस x। ये बात उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसका मतलब क्या है बच्चा, इसका मतलब ये है किसी भी जो सॉल्यूशन का जो मोल फ्रैक्शन होता है, वो 1 के इक्वल होता है। यदि अपने को यदि किसी में अपने या तो मुझे सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन पता हो या मुझे सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन पता हो, तो मैं उसके रिस्पेक्ट में क्या कर सकता हूं, दूसरे या सॉल्यूट या सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन क्या कर सकता हूं, मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। क्योंकि बच्चे मुझे पता है ये सब किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होता है। जो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होंगे 1 के बराबर होंगे। अब यदि मुझे सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन दे दिए तो मैं क्या करूंगा 1 में से किसको माइनस कर दूंगा, 1 में जो सॉल्यूट वाले को माइनस कर दूंगा, तो मेरा क्या आ जाएगा सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन आ जाएंगे। तो बच्चा यहां तक मैंने डिस्कस की मोल फ्रैक्शन टर्म क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसके नोटेशन क्या होते हैं। आपको जो याद यही रखना है कि जो मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होते हैं xa प्लस xb बराबर 1, यानी किसी भी मोल फ्रैक्शन होते हैं वो 1 के बराबर होते हैं। और जो ये वाला जो टर्म है, तो ये जो मोल फ्रैक्शन टर्म है ये आगे काम आएगा जब मैं राउल्स लॉ बताऊंगा। जब राउल्स लॉ के अंदर ये जो मोल फ्रैक्शन टर्म काम आने वाली है। तो बच्चा इस चीज को आप ध्यान से समझना कि जो मोल फ्रैक्शन होते हैं वो मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट और डिवाइडेड बाय मतलब रेशियो किसका होता है मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, और जो रेशियो होता है टोटल मोल ऑफ कंपोनेंट, यानी टोटल मोल ऑफ कंपोनेंट होता है। फिर मैंने इसका नोटेशन बताया, फिर मैंने इसको सॉल्व किया, यानी जो इसकी जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया xa प्लस xb बराबर कितना है मेरा 1। तो xa कैसे फाइंड आउट करते हैं, xb कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये चीज अपने जानी। और किसी भी जो सॉल्यूशन का जो मोल फ्रैक्शन होता है वो 1 के इक्वल होता है, ये चीज अपने जान ली। अब बच्चे अब इस चीज को थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस अपने देख लेते हैं। एक सिंपल सा आसान सा न्यूमेरिकल करा देता हूं जिससे आपको क्या हो जाए क्लियर हो जाए। तो बच्चे इसमें न्यूमेरिकल लिखना चाहूं तो ये मैं लिखना चाहूं कि 2 मोल्स ऑफ NaOH, 2 मोल्स ऑफ NaOH dissolve in 8 moles of H2O. Calculate mole fraction
ऑफ NaOH एंड H2O। ये मेरा क्वेश्चन है जिसमें मेरे NaOH के है 2 मोल है और जो मेरा H2O है वो कितना 8 मोल है। ऐसे मुझे पूछा है कि मोल फ्रैक्शन पूछा है, तो बच्चा बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। यानी मुझे क्या पूछा है NaOH और उसके मोल फ्रैक्शन कितने होंगे, तो मैंने मान लिया x NaOH, x क्या है यहाँ पे मोल फ्रैक्शन किसके NaOH के, तो NaOH के मोल्स कितने हैं 2 है, डिवाइड बाय टोटल मोल कितने हैं 2/8, यानी कितना आ गया 2/10, यानी कितना आ गया 2/10। इसको सोल्व कर दो तो 2/10 कितना आएगा, ये मेरे कितने आएगा बच्चा 0.4, कितना आएगा मेरा, यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे मेरा आ जाएगा बच्चा, इसको करेंगे अपने सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/5 करें यानी 0.20 आ जाएगा। जो मेरा जो मोल फ्रैक्शन आने उसके कितने आए 0.20। अब इस चीज को अपने और भी लिख सकते हैं, यदि अपने से पूछे मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O कितना होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O कितना होगा, या तो मैं इसको ये कह सकता हूं 8/10 से डिवाइड 8/10 कर दो, या फिर मैं ये कह सकता हूं क्योंकि अपने जाना था XA प्लस XB किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा, तो मेरा जो XA कितना है, XA मेरा 0.20 आया है, तो मेरा XB कितना होगा, XB बराबर कितना होगा 1 माइनस XA लिख सकते हैं, 1 माइनस XA लिख सकते हैं, तो X H2O कितना आएगा 1 माइनस 0.2, यानी कितना आ जाएगा बच्चे 0.8 मोल, यानी तो मेरा मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O कितना आएगा 0.8 मोल। तो बच्चे यहाँ तक अपने जो देखा, जो सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर अपने देखा कंसंट्रेशन टर्म को मैंने डिस्कस किया, कंसंट्रेशन टर्म क्या होती है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, और बाद में अपने डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म देखी जिसमें अपने परसेंटेज W/W, परसेंटेज V/V, परसेंटेज W/V, मोलरिटी क्या होती है, मोल फ्रैक्शन क्या होते हैं, मोलरिटी क्या होती है, नॉर्मेलिटी क्या होती है, ग्राम इक्विवेलेंट को कैसे देखते हैं, ये चीज अपने डिस्कस की। तो यहाँ तक बच्चे जो सॉल्यूशन चैप्टर के अपने 2 टॉपिक क्लियर हो जाते हैं। जो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ बच्चे, जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा जहां से क्वेश्चन बनने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं बोर्ड क्लासेस के अंदर, उस चीज को मैं डिस्कस कर लेता हूं। जो बच्चा जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सोल्यूबिलिटी। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा क्या, सोल्यूबिलिटी, यानी किसी भी सॉल्यूशन की सोल्यूबिलिटी, किसी भी जो सॉल्यूशन की सोल्यूबिलिटी क्या होती है उसको कैसे अपने रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी अपने को किसी भी सोल्यूबिलिटी को कैसे डिसाइड करेंगे कि ये इसकी सोल्यूबिलिटी होगी, इस चीज को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। तो बच्चे मैंने क्या किया, कोई कंटेनर लिया, मैंने कोई क्या लिया कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर मैंने क्या भर दिया पानी भर दिया, मैंने क्या भर दिया बच्चा पानी भर दिया, और उसके अंदर मैंने वही क्या की शुगर ऐड कर दी, क्या ऐड कर दी शुगर ऐड कर दी, और शुगर ऐड कर दी और मैंने इसको क्या करता गया डिसॉल्व करता गया, शुगर डाली और इसको डिसॉल्व करता गया। धीरे धीरे क्या होगा बच्चा, शुगर क्या होती चली जाएगी डिसॉल्व होती चली जाएगी, फिर मैंने और शुगर डाल दी तो और शुगर डिसॉल्व हो जाएगी। एक टाइम ऐसा है बच्चे जब और शुगर क्या होगी, सॉल्यूशन जो H2O का जो सॉल्वेंट है इसके अंदर क्या शुगर डिसॉल्व नहीं होगी, यानी ये क्या बन गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। यानी एक्सिस मतलब शुगर को मैंने इतना अमाउंट में डाल दिया कि और आगे जो सॉल्यूशन जो मेरा जो H2O के अंदर जो मेरा शुगर थी वो ऐड नहीं हो रही, यानी तो मेरा क्या बन गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। यानी इस चीज को अपने डिफाइन करते हैं बच्चे सोल्यूबिलिटी से, इस जो सॉल्यूशन की जो सोल्यूबिलिटी है इतनी है। पहले सोल्यूबिलिटी की डेफिनेशन लिखते हैं बच्चा, और फिर उसके बाद में मैं बताऊंगा सोल्यूबिलिटी को अपने किन किन फैक्टर कौन कौन से माध्यम में अपने देखने वाले हैं। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन समझ में आ गया। सैचुरेटेड सॉल्यूशन यदि मैं बात करना चाहूं तो क्या सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होते हैं जो जिसके अंदर क्या है सोल्यूट को अपने इतने अमाउंट में डाल दें कि वो और ज्यादा नहीं बोले, यानी जो मैक्सिमम अमाउंट अपने कितनी बोली जा सकती है उस चीज को अपने क्या बोलते हैं कि वो सॉल्यूशन मेरा कैसा हो गया सैचुरेटेड हो गया। तो इसको मैं डेफिनेशन लिखना चाहूं सोल्यूबिलिटी की, तो डेफिनेशन किस प्रकार से लिख सकता हूं, इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट। सोल्यूबिलिटी क्या होती है, इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट। जो अमाउंट किसमें हो सकती है ग्राम में भी हो सकती है मोल्स भी हो सकते हैं, माना ग्राम में। इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट dissolved in unit volume
dissolve in unit volume of particular solvent, of particular solvent at fixed temperature, at fixed temperature and fixed pressure is called solubility। यानी किसी भी सॉल्यूशन की सोल्युबिलिटी क्या होती है, कोई जो अमाउंट है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट, जो ग्राम के अंदर जो कितना सोल्यूट डिसॉल्व किया जा रहा है किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर, यानी जो पर्टिकुलर सॉल्वेंट का वॉल्यूम मैंने फिक्स कर दिया, टेम्परेचर फिक्स कर दिया और मैंने प्रेशर फिक्स कर दिया। ये फिक्स जो सोल्युबिलिटी होती है टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड करती है। जैसे मैंने बात बताई, ये मैंने क्या लिया, फिर से बताने के लिए, मैंने क्या लिया, कोई फिक्स वॉल्यूम ले लिया, मैंने क्या ले लिया, कोई कंटेनर का मैंने क्या ले लिया, फिक्स वॉल्यूम ले लिया, और कोई पर्टिकुलर सॉल्वेंट जैसे माना मैंने H2O ले रखा है और मैंने इसमें क्या ऐड किया, शुगर ऐड की। शुगर ऐड करने से क्या होगा, धीरे धीरे शुगर डिसॉल्व होती चली जाएगी और ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि लास्ट में जाके शुगर क्या होगी, H2O के अंदर डिसॉल्व नहीं होगी, यानी वो मेरा सॉल्यूशन कैसा बन गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। इसका टेम्परेचर मैंने फिक्स टेम्परेचर में नोट किया और जो प्रेशर मैंने क्या रखा, फिक्स रखा, तो इस चीज को मैं क्या बोलूंगा बच्चे, सॉल्युबिलिटी बोलूंगा। अब यदि मैं टेम्परेचर को बढ़ा देता हूं, यदि मैं टेम्परेचर को बढ़ा देता हूं तो शुगर की जो मात्रा है वो कुछ मात्रा में जो सॉल्यूशन क्या होता जाएगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। तो वो अपने फैक्टर में देखने वाले हैं कि वो किन किन फैक्टरों पे डिपेंड करती है और टेम्परेचर के और प्रेशर का क्या क्या इफेक्ट रहता है। तो ये बच्चा मैंने सिंपल डेफिनेशन बोली कि जो सोल्यूट कितनी मात्रा में घुला हुआ है, जो सैचुरेटेड, इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ पर्टिकुलर सॉल्वेंट एट फिक्स्ड टेम्परेचर एंड फिक्स्ड प्रेशर एट सैचुरेटेड कंडीशन बोल सकते हैं अपने, एट सैचुरेटेड कंडीशन। सैचुरेटेड लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, जो सैचुरेटेड लगाना क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनना चाहिए, एट सैचुरेटेड एंड फॉर्म लिख दो, एंड फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एंड फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये क्या कहलाता है बच्चा, सोल्युबिलिटी कहलाता है। तो बच्चा जो सोल्युबिलिटी है, तो आपके जो एनसीईआरटी के अंदर दे रहे, जो आरबीएससी बोर्ड है उसके अंदर सोल्युबिलिटी अपने दो प्रकार से देख रहे हैं। एक तो अपने देख रखे हैं लिक्विड, जो सॉलिड को किसके अंदर सोल्यूबल किया जाता है, लिक्विड के अंदर सोल्यूबल किया जाता है, और दूसरा फैक्टर जो अपने जो सोल्युबिलिटी देखनी है बच्चा वो देखनी है गैस को किसी लिक्विड के अंदर सोल्यूबल किया जाता है। यानी दो टाइप के सॉल्यूशन की अपने जो अपना सिलेबस है उसमें दे रखा है ये सोल्युबिलिटी। तो बच्चा ये देखना तो पहले टाइप की सोल्युबिलिटी देखना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ये तो मेरी पहली टाइप की सोल्युबिलिटी है। ये क्या होती है, यानी किसी भी सॉलिड को किसके अंदर डिसॉल्व किया जाता है, लिक्विड के अंदर डिसॉल्व किया जाता है। ये अपने को स्टडी करना है। और दूसरी अपने सोल्युबिलिटी देखिए बच्चा, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ये दो टाइप के सॉल्यूशन की अपने को सोल्युबिलिटी देखनी है, जिसके अंदर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चा अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूं मैं, सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। यानी तो कोई भी जो सॉलिड है उसकी सोल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर कैसे कैसे होती है, ये किन किन बातों पे डिपेंड करती है, उस चीज को मैं डिस्कस कर लेता हूं। तो बच्चा जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, सोल्युबिलिटी पढ़ रहे हैं। सोल्युबिलिटी के अंदर तो मेरा मेन जो ए पार्ट मान लिया, सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। जो मेरा कोई भी जो सॉलिड, मैंने ये क्या लिया, कोई सॉल्यूशन लिया, ये मैंने क्या लिया, कोई भी सॉल्यूशन लिया, उसके अंदर मैंने क्या डिसॉल्व कर दिया, कोई भी सॉलिड, कोई भी क्या कर दिया, सॉलिड डिसॉल्व कर दिया। अब ये सॉल्युबिलिटी किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है, ये सॉल्युबिलिटी किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है, उन फैक्टरों को मैं क्या कर रहा हूं, डिस्कस कर रहा हूं। तो बच्चा जो मेरा जो फर्स्ट जो फैक्टर है वो है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। जो मेरा सॉल्वेंट का नेचर कैसा है, उस चीज के
उस चीज पे भी अपनी सॉल्युबिलिटी क्या करती है, डिपेंड करती है। अब नेचर से मेरा क्या मतलब है, नेचर से मेरा मतलब है बच्चे, जो मेरा सॉल्वेंट हो सकता है वो पोलर भी हो सकता है और नॉन पोलर भी हो सकता है। आपने छोटी क्लास के अंदर पढ़ा है कि लाइफ डिजोल्व लाइफ, यानी लाइफ डिजोल्व लाइफ के इसमें मतलब बताना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं, यदि मेरा कोई पोलर सॉल्वेंट होगा उसके अंदर कौन से क्या बोलेंगे, पोलर सॉल्यूट ही बोलेंगे, यानी पोलर के अंदर क्या बोलते हैं, पोलर ही बोलते हैं, और नॉन पोलर के अंदर क्या बोलेंगे, नॉन पोलर ही डिसॉल्व होंगे। इस चीज को अपने बच्चे एग्जांपल से देखना चाहें तो अपने, तो मैं ये कह सकता हूं पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। इसका एग्जांपल देना चाहें तो बच्चा मैं ये कह सकता हूं, जो मेरा NaCl हो गया, KCl हो गया, ये सारे क्या है, पोलर है। पोलर का मतलब होता है बच्चे, इनके क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और सोडियम पे क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। जब इसको मैं पोलर, जो मेरा पोलर सॉल्वेंट H2O एक पोलर सॉल्वेंट है, H2O क्या है, पोलर सॉल्वेंट है। ये क्या है, पोलर सॉल्यूट, ये क्या है, पोलर सॉल्यूट, और ये क्या है मेरा पोलर सॉल्वेंट। इसके अंदर क्या होंगे, यानी जो NaCl और KCl किसमें ज्यादा अच्छे से डिसॉल्व होंगे, H2O के अंदर डिसॉल्व होंगे। यानी जो पोलर जो मेरा सॉल्यूट होगा पोलर के अंदर डिसॉल्व होगा, और जो नॉन पोलर सॉल्यूट होगा वो किसके अंदर डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर के। जैसे I2 हो गया, I2S8, ये सारे क्या होते हैं, नॉन पोलर। ये दो एग्जांपल मैंने किसके बताए, नॉन पोलर सॉल्यूट के। ये किसके अंदर डिसॉल्व होगा बच्चे, ये होगा CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड CH2। ये सारे क्या हो, ये क्या होते हैं, ये होते हैं नॉन पोलर। ये क्या होते हैं, नॉन पोलर। ये क्या है, CH2, ये क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट। इसके अंदर ये क्या होंगे, सोल्यूबल होंगे। तो बच्चे जो मैंने फर्स्ट डिस्कस किया वो मैंने डिस्कस किया नेचर ऑफ सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट मेरा किस नेचर का है। यदि पोलर सॉल्यूट होगा पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होगा, और जो यदि मेरा जो नॉन पोलर सॉल्यूट होगा किसके अंदर डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर। अब बच्चे आगे बात करते हैं, जो दूसरा फैक्टर है वो फैक्टर हम बात करते हैं बच्चा टेम्परेचर का। दूसरा फैक्टर बात करते हैं बच्चा टेम्परेचर का। दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। दूसरा फैक्टर क्या है, टेम्परेचर। जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर को बताने के लिए बच्चा मैं एग्जांपल लेता हूं। मैंने तो माना अनडिसॉल्व सॉल्यूट, किसके अंदर डिसॉल्व किया, मैंने सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व किया, और मेरा क्या बन गया बच्चे, सॉल्यूशन बन गया। अब ये रिएक्शन किस टाइप की होगी, ये रिएक्शन दो टाइप की हो सकती है। या तो बच्चा ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, क्या होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, यानी जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने से क्या होगी, हीट रिलीज होगी। यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने से क्या होगी, हीट रिलीज होगी। इसको क्या बोलते हैं, अपने एक्सोथर्मिक बोल सकते हैं। दूसरा होता है बच्चा, ये अनडिसॉल्व सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने से सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हुआ, और ये मेरी जो मेरी रिएक्शन हुई कैसे हुई, एंडोथर्मिक हुई। कैसे हुई, एंडोथर्मिक हुई। कैसे हुई, एंडोथर्मिक हुई। यानी इससे हीट रिलीज हुई, और इसको इस रिएक्शन को कराने के लिए मुझे क्या देनी पड़ी, हीट देनी पड़ी। यानी जब भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट रिएक्ट करेंगे सॉल्यूशन बनेगा, दो प्रकार से रिएक्शन हो सकती है, या तो एक्सोथर्मिक हो सकती है या हो सकती है एंडोथर्मिक। जो एक्सोथर्मिक होगा, जो एक्सोथर्मिक मतलब हीट रिलीज हो रही है, तो बच्चा ये ना ली कैटेगरी प्रिंसिपल पढ़ा है, जो 11वीं क्लास में आप पढ़ के आ चुके हो, उसमें बता चुके हैं टेम्परेचर बढ़ाने पे जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है वो उसकी जो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम होती चली जाएगी। यानी ये नेचर ऑफ रिएक्शन में डिपेंड करेगी। जब टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, यदि मेरी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, और यदि मेरी रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। तो बच्चा जो आज का लेक्चर था आपने डिस्कस किया सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो मेरा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें डिस्कस करूंगा सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड है बहुत इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए अपने हेनरी लॉ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चे आज के लेक्चर में कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं आगे वाला नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें क्या कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।